अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला और हुमा के साथ। हुमा कुछ काम के सिलसिले में छुट्टी पे हैं। नीलम हैज जॉइंड अस उनकी जगह पे। नीलम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। होपफुली यू आर डूइंग फाइन। और आपको पता है कि आज इसके अलावा तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि आज बड़े अरसे बाद, बड़े महीनों बाद वो दिन जो लगता था पता नहीं, हाँ वो दिन जो लगता था पता नहीं कितना इम्पॉसिबल है या कितनी दूर है या कभी जिंदगी नॉर्मलाइज होगी या नहीं होगी, आज एक बहुत बड़ा स्टेप पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान लेने जा रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मलसी ऑफ लाइफ। और वो है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के खुलने का। 9th ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ तक आज हम तालीमी इदारों में दोबारा खुशामदीद कहते हैं, तमाम तलबा को गुड लक कहते हैं और साथ साथ ये याद कराते हैं कि कोरोना वायरस कम जरूर हुआ है लेकिन इसका खतरा नहीं हुआ, खतरा अभी बाकी है। तो अपना ख्याल जरूर रखिए और इंडिविजुअली हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब तो अब्दुल्ला लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए ना कि हाथ धोने हैं, बार बार सैनिटाइज करना है और मास्क लगाना तो वैसे भी अच्छा है। आप बहुत सी चीज़ों से बचे रहते हैं मास्क लगा। देखिए शुरू में जो बहुत सारी सूरत हाल सामने आई थी ना, जब ये वायरस उरूज पे था तो पीपल वी बीइंग वेरी कॉशियस इंक्लूडिंग मी कि मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, बार बार सैनिटाइज करता था। ये बहुत अच्छी आदतें हैं, इनमें से उस हद तक तो नहीं लेकिन कुछ आदतों को, बहुत सी आदतों को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। अब मेरा ख्याल है कि किसी गंदी जगह पे अगर आपने हाथ लगाया, गंदी से मुराद ये है कि कोई पब्लिक प्लेस का कोई दरवाजा है, लॉक है, हैंडल है, तो बस आप ये कर लें जब तक आपने हाथ नहीं धो पा रहे या सैनिटाइज नहीं कर पा रहे कि वो हाथ चेहरे से दूर रखें, आंखों से दूर रखें, अपने चेहरे से दूर रखें, उन हाथों से खाना ना खाएं, मास्क का इस्तेमाल कर लें जब भीड़ में जा रहे हो, पर्टिकुलरली जब स्कूल्स में, क्लास में तो चले जो होगी स्ट्रेंथ होगी, जब ब्रेक होती है या फिर असेंबली होती है या फिर बस में अगर आप जा रहे हैं तो उस वक्त ज़रा ज़्यादा भीड़ होती है, तो इन औकात में मास्क ज़रूर पहने। वैसे भी क्लासेस में तो खास इंतजाम किया गया है और ये तो वैसे भी इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है और खास SOPs के साथ ही कॉलेजेस और स्कूल्स खोलने की इजाज़त दी गई है। एक सीट का फासला होगा और जो SOPs हैं उनको तो फॉलो होपफुली इन तमाम चीज़ों पर अमल भी किया जाएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपके क्या तासुरात हैं? अगर आपका स्कूल खुल गया है, आप भी उन लोगों में शामिल हैं, उन नौजवानों में शामिल हैं जो आज इतने महीनों बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वापस जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी तस्वीर हमें ज़रा ट्वीट कीजिएगा आज जियो पाकिस्तान TV पे और ज़रूर अपने तासुरात से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा क्योंकि अब वाकई ना सिर्फ वालिदैन बल्कि स्टूडेंट्स की भी बस हो गई थी। आपको पता है ये ऑनलाइन तालीमी निज़ाम वाला सिस्टम मुझे तो पर्सनली कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं लगता था क्योंकि मैंने अपने घर में अपने भांजे भांजियों को ये आधे सोते और आधे उठ के क्लासेस लेते हुए देखा है। मुझे नहीं समझ आता था कि टीचर्स किस तरह मैनेज करते हैं। बहुत मुश्किल होता है और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। शुरू में तो समझ ही नहीं आ रही थी अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो तो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस वबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई तो एक नया तर्ज तालीम भी सिखा दिया कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो इस तरह से भी तालीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। एट द सेम टाइम आपको बताना है कि कोरोना वबा में कमी आ गई है, मुल्क भर में तालीमी इदारे कमी आई है, ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। कल हमने आपको हनीफ ज़ई जो हमारे साथी थे, ही वॉज ओनली 48 ईयर्स ओल्ड, कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। कुछ और केसेस भी इसी तरह रिपोर्ट हो रहे हैं। प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। बिल्कुल, अभी 6.5 माह हुए हैं, 6.5 माह के बाद आज स्कूल्स खुले हैं और आज से फाइनली आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और 9th-10th के बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। चारों सूबों में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया गया है। अब देखना यह है कि तलबा और तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर कितना अमल करते हैं। वी होप कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद तो होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम स्कूल्स और पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत की है और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि बच्चों को महफूज तरीके के साथ स्कूल भेजना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसमें जहाँ तलबा का किरदार है, जहाँ टीचर्स का किरदार है, वहीं पेरेंट्स का किरदार है। पेरेंट्स अपने घर से बच्चों को ये समझा के भेजें। रीअटेरेट हो जाती है ना बात ज़रा कि बेटा आपने इस तरह से स्कूल में टाइम गुजारना है और ये तो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे क्या नौजवान हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है बिकॉज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर शोल्डर्स। वफाक और सूबों की तजावीज़ के बाद तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दी थी। सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। उसके बाद 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और एक उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे।
वज़ीर तालीम शफकत महमूद ऐलान कर चुके हैं कि मरहलावार स्कूल खुलने का ये सिलसिला शुरू होगा। NCOC की जानिब से वालिदैन से कहा गया है कि वो बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें, चाहे वो कपड़े का मास्क ही क्यों ना हो। खांसी, बीमारी की अलामात पर बच्चों का फौरी टेस्ट करवाएं और मुस्बत आने की सूरत में स्कूल्स को मुत्तला भी किया जाए। अच्छा जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं कि कितना अमल हो रहा है, क्या जज्बात हैं लोगों के। और कराची से मौजूद है राना जावेद, इस्लामाबाद से अलीना वकार ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी दारुल हुकूमत और रोशनियों के शहर कराची की सूरत हाल हम मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे कराची और कराची में राना जावेद से जानेंगे। राना जावेद, बताइएगा, पेरेंट्स तो बड़े कुछ सेटिस्फाइड आज लग रहे हैं, जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो बड़े खुश हैं। आई एम श्योर अब तो तलबा भी खुश होंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वापस जाते हुए। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, सूरत हाल ऐसे ही है। बच्चे भी खुश हैं और वालिदैन भी खुश हैं। बच्चे इसलिए खुश हैं कि आज बहुत पुराने दोस्तों से उनका मिलना होगा जिनसे इन 6 महीनों में नहीं मिल पाए थे। वालिदैन इसलिए खुश हैं कि सारी तवज्जो उनकी तरफ होती थी तो अब वो कुछ अपने दूसरे काम कर सकेंगे। अलबत्ता सरकारी स्कूलों के असातिज़ा थोड़े खुश नहीं हैं, प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा थोड़े से खुश हैं। मिला जुला रद्द-ए-अमल है। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल आज ये है कि बहुत कम बच्चे आए हैं, आज पहला दिन है। और प्राइवेट स्कूलों की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह है कि 70-80% बच्चे आए हैं, 30% बच्चे आज स्कूल नहीं आए। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से ये अच्छा काम किया गया है कि उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करवाया है और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इंतज़ामात भी किए हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में सूरत हाल दूसरी है। यहाँ पर जो एक आपने भी कहा कि वालिदैन का बहुत अहम किरदार है कि वालिदैन ख़ास तौर पर तवज्जो दें, वो अपने बच्चों को आगाह करें। तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन बिल्कुल ऐसा ही करें और ऐसा ही कर रहे हैं। अभी हम सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सिटी रोड पर। यहाँ जब बच्चे इंटर हो रहे हैं तो उनके पास अपना मास्क जो घर से लेकर आए हैं, कुछ बच्चों ने ग्लव्स पहने हुए हैं और सैनिटाइजर्स भी वो घर से लेकर आ रहे हैं। जब स्कूल की हदूद में वो दाखिल होते हैं तो सिर्फ उनका मास्क चेक किया जाता है, कोई सैनिटाइज़र या किसी किस्म का कोई और एहतियाती तदाबीर नहीं है। अलबत्ता क्लासेस के अंदर, क्योंकि आज पहला दिन है, हाज़िरी कम है बच्चों की, तो एक बेंच पर एक बच्चे को बिठाया जा रहा है। और यही सूरत हाल प्राइवेट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों में सैनिटाइजर्स वगैरह और जो टेम्परेचर चेक करने की सहूलत है वो स्कूल की जानिब से फराहम की गई है। तो इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरत हाल है वो ये है कि आज यूनिवर्सिटीज़ खुलने का ऐलान तो हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ और तमाम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई हैं। हर यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपने हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करके बच्चों को बुलाए। तो जामिया कराची जो सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सिर्फ लास्ट सेमेस्टर और एमफिल पीएचडी के तलबा को पहले मरहले में बुलाया गया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरे जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा। और वहाँ भी और दीगर जो जामियात हैं वहाँ सारे स्टूडेंट्स के लिए खुल रही हैं। लेकिन आपने अच्छा किया बता दिया कि मरहलावार स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है कराची यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में। अलाइना आप ही प्रोनाउंसिंग इट राइट? ये तो अलाइना से हम जान लेते हैं। अलाइना, कैसी हैं आप? ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? कराची में तो ज़रा स्ट्रेंथ काफ़ी कम है स्कूल्स में जो आ रहे हैं बच्चे, क्या इस्लामाबाद में भी स्ट्रेंथ कम है या भरपूर रश नज़र आ रहा है? वैसे तो 50% बच्चों को गालिबन इस तरह की मैनेज किया गया है कि आधे एक दिन आएंगे, आधे अगले दिन। क्या ऐसा ही है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी मैं इस वक्त सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ भी यही सूरत हाल है कि बच्चों को बुलाया जा रहा है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्लास में जिस तरह उन्होंने, अगर क्लास में 40 स्ट्रेंथ है तो उसको 20-20 में डिवाइड कर दिया है, कुछ को आज बुलाया और कुछ को कल। और गेट पे भी जो है वो गार्ड्स तैनात किए गए हैं जो कि बच्चों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। मास्क वगैरह का जो है वो इस्तेमाल लाजमी देख रहे हैं और मास्क के बगैर किसी को भी एंटर नहीं होने दिया जा रहा। और इसी तरह उनको सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जो है वो ग्राउंड में लेके गए हैं, वहाँ से उनकी लिस्ट बनाकर जो उनको वो क्लास में भेजा गया है। और टीचर्स भी इस बात पर जो है वो जोर दे रहे हैं कि उन्होंने मास्क लाजमी पहना हो। इसी तरह टेम्परेचर वगैरह भी जो है वो चेक किया जा रहा है। और अगर स्कूल की टाइमिंग्स के हवाले से बात कर ली जाए तो वो भी यही है कि जी 8 बजे से स्कूल इनके लगे हैं और 12 तक होगा। 4 घंटे तक जो है इनको कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वापसी में भी इसी तरह होगा कि उनका मास्क वगैरह हो और टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेक किया जाए। ठीक है। और अलाइना, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, गोल करेंगे कि हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? अब बताएं आप ज़रा, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम?
जी अलेना वकार। चले वंडरफुल अलेना वकार, थैंक यू सो मच। थैंक यू राना जावेद हमारे साथ मौजूद थे दोनों, और हमने कराची और इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपको अपडेट किया कि 50% स्ट्रेंथ को बुलाया गया। एज इन अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 तो वैसे होते हैं स्कूलों में, होते हैं आई एम श्योर। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 एक दिन, 15 एक दिन, या 40 हैं तो 20 एक दिन, 20 एक दिन, इस तरह करके बुलाया गया है। और अभी तो नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सुबह सुबह उठना होगा बच्चों। वो जो है ना लेट उठने की इतने आदत हो चुकी है तो सुबह उठना यकीनन एक अच्छा, अब टास्क होगा। उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, और उनसे मालूम करते हैं कि वहाँ क्या अपडेट है। लाहौर से पूरे पंजाब के अंदर 6 माह के बाद तमाम तरीन इदारे खुल गए हैं, और इस वक्त मैं इस 9th क्लास में मौजूद हूँ। और 9th क्लास और 10th क्लास को सिर्फ आज मरहलावार जो है बुलाया गया है, और उसके बाद जो है 5वीं से लेके 8वीं क्लास के बच्चों को, और उसके बाद प्राइमरी सेक्शंस को जो है वो बुलाया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल जो है सरकारी स्कूलों के अंदर या प्राइवेट की बात की जाए तो ये है कि स्टार्टिंग में जैसे बच्चा शुरू में गेट के अंदर दाखिल होता है तो बाकायदा उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। डिसइंफेक्ट करने के साथ उनका मास्क चेक किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि हाथ नहीं मिलाना और समाजी फासला जो है वो रखना है। इसके साथ साथ क्लासरूम के अंदर क्या इंतजाम आते हैं, उस हवाले से ये सूरत हाल है कि एक क्लासरूम जो है उसमें 25 बच्चों को बिठाया जा रहा है, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ 25 बच्चों को बिठाया गया है। टीचर बाकायदा लेक्चर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को देना शुरू हो गए हैं। बच्चे बैठ के स्टडी जो है बड़े शौक से, बड़े नमाज से कर रहे हैं, और ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि किताबें बच्चों ने खोली हुई है, टीचर्स बाकायदा लेक्चर दे रहे हैं, और साथ साथ बच्चों को ये भी अवेयरनेस दी जा रही है कि आपने मास्क जो है वो पहनना है, उसको उतारना नहीं है। अपने फ्रेंड से बात ज़रूर करें लेकिन सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना है। और क्लासरूम के अंदर जो है बाकायदा तौर पे सैनिटाइजर जो है वो इसका इंतज़ाम किया गया है, और टीचर जैसे लेक्चर कंप्लीट करेगी उसके साथ साथ जो है बच्चों के हाथों को सैनिटाइज जो है वो किया जाएगा। बच्चे खुद भी सैनिटाइज़र लेकर आए हैं और अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये सारे इंतजाम जो हैं तमाम स्कूलों के अंदर देखने में आ रहे हैं। टीचर्स गाहे बगाहे बच्चों को बार बार ये आगाही भी दे रही हैं कि आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाना, दोस्तों के साथ बात ज़रूर करनी है, लेकिन जो फासला है वो लाजमी रखना है। जी ठीक है, एक महफूज फासले को बरकरार रखा हुआ है, और स्टूडेंट्स क्लासेस में भी मास्क पहने हुए हैं और टीचर्स भी पहने हुए। अब पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। हमारे साथ नादिया सुबूही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है आज। जी, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना खदशात के बाइस गुज़िश्ता 6 माह से बंद तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं। आज स्कूलों और कॉलेजेस में पहला दिन है जिस पर देखा जा रहा है कि तलबा की एक बड़ी तादाद अपने स्कूल्स और कॉलेजेस का रुख कर रही है। 9वीं जमात से लेके आगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं आज वो अपनी अपनी हाज़िरियों के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करें SOPs की तो कोरोना खदशात की वजह से जो यहाँ पर हुकूमत ने इनके लिए SOPs तैयार किए हैं उसके मुताबिक जो भी स्कूल आएगा उसे सबसे पहले बुखार चेक करवाना पड़ेगा, मास्क ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी हैं, जबकि सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। स्कूल में और कॉलेजेस में मुख्तलिफ जगहों पे टैंकियाँ लगाई गई जिसमें सैनिटाइज़र है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद अपनी क्लासों में जा रहे हैं। ठीक है जी, हमें बता रही थी नादिया सुबूही फ्रॉम पेशावर। अब हम चलेंगे रावलपिंडी और वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं इरशाद कुरैशी। देख लेते हैं कि पिंडी वासियों की क्या तैयारी है स्कूल वापस आने की। ओवर टू यू इरशाद। जी, रावलपिंडी के तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। मैं इस वक्त रावलपिंडी 6 रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़े तालीमी इदारे में हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे SOPs का जो है ख्याल रखा जा रहा है। हुकूमत के ऐलान के बाद जो है जो तालीमी इदारे खोले गए हैं, बड़ी क्लासेज में जो है इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तलबा तलबात की आमद का सिलसिला जारी है। जो भी स्कूल के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर इंटर हो रहा है उसका बाकायदा तौर पर दर्जा हरारत भी चेक किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं, और इसी तरह क्लासेज में भी जो है ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म के बाद, हुकूमत के ऐलान के बाद जो SOPs जो बनाई गई हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। उसी तरह क्लासेस में भी समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जी ठीक है, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। और बैक टू द रूटीन, तमाम स्टूडेंट्स आज से सुबह उठना एक सिर्फ टास्क होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल है उन्होंने सुख का सांस लिया होगा कि आज से बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ खुली। अच्छा, आपको पता है मी टू कैंपेन जब दुनिया भर में ज़ाहिर इस पर बात होने लगी और ख़वातीन ने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र सरेआम करना शुरू किया, और उसके बाद ये ताज़ा रेप का वाक़या, उसके बाद अब बहुत सी लड़कियों को हिम्मत हो रही है जब वो देख रही हैं कि उनके हकूक़ के लिए आवाम सड़कों पर निकल आए हैं कि
उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, चाहे उन्हें ऑनलाइन किसी हिरासानी का सामना है या उन्हें अदरवाइज़ हरास किया गया है, वो अब आवाज़ उठा रही हैं। ट्विटर पे एक नंबर 1 टॉप ट्रेंड भी एक्चुअली इस सिलसिले में एक चल रहा है। एक और कहानी है जिसमें एक लड़का मुबैना तौर पर एक लड़की को ऑनलाइन हरास कर रहा था, वीडियोज़ तक उसकी फ्लोट करी हैं जिसमें असलहा दिखा के वो लड़की को तंग करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में खातून को हिरासा करने के वाक़े का मामला अब अपडेट ये है कि बाकायदा इसकी शिकायत की गई और पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया है। और पुलिस के मुताबिक ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में खातून को हिरासा करने का वाक़या पेश आया जिसकी बाकायदा शिकायत अब दर्ज कर ली गई है। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि हौसला मिल रहा है अब्दुल्ला, और भी ख़वातीन को अपने वाक़यात वो खुल के शेयर कर रही हैं और हिम्मत ऑब्वियसली इससे मिलती है। जी माशाल्लाह, ये वीडियो भी वायरल हुई थी और इसके अलावा समर खान जो साइकिलिस्ट हैं वो भी बता रही थी अपना किस्सा सोशल मीडिया पे, हमारे शो का भी हिस्सा रही हो पिछले चंद दिनों में, और उन्होंने बताया था कि वो F9 मरकज़ या मेरा ख्याल है कि फैज़ाबाद के करीब साइकिल पे जा रही थी और अच्छा ऐसे ही कैजुअली एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे और हाथ फेर के चला जाता है और वहाँ पे लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं और वो कह रही हैं कि इसको पकड़ो या इसके पीछे जाने की। उन्होंने खुद साइकिल पर कोशिश की और ताज्जुब उन्हें ये था कि ये इतना कैजुअल और इतना एक्सेप्टेबल क्यों हो गया है कि अगर कोई इस तरह की बदतमीज़ी बदतहजीबी कर रहा है जो हमारे माशरे में नहीं होनी चाहिए थी। और हमें बड़ा फ़ख्र था कि हमारी यहाँ ख़वातीन का बड़ा एहतराम होता है और सरेआम इस तरह हाथ फेर फेर के आदमी जा रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको किसी ने पकड़ के हिसाब लिया। कोई अगर साइकिल पर जा भी रहा है तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है कि आप उसको इस तरह से देखो। हाँ। मर्द तो देखते भी कुछ इस तरह, तो ये बीइंग अ वुमन यू कैन टेल अस अराउंड, जाहिर है कि ये तो बहुत ही बदतमीजी का नेक्स्ट लेवल था ना कि आप हिरासा करने जिनसी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हिरासा करके जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे बैठे हुए। अगर आपने किसी लड़की को देख लिया है सो यू हैव टू स्पेसिफाई एट टाइम्स एंड यू हैव टू टेल कि किस नौयत की बदतमीजी की जा रही है सड़कों के ऊपर। अच्छा, गुज़श्ता 15 मिनट से ब्रेक में मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे कुछ समझ आई है, लेकिन ऐसा मैंने सोचा कि फिर मैं और आप मिल के ही समझ लेते हैं, और वो है ये हेल्थ केयर सिमुलेशन का क्या सिस्टम होता है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, कितनी कारगर साबित हो रही है आज की मेडिकल साइंस की दुनिया में। दुनिया भर में मेडिकल की तालीम और तरबियत के लिए जदीद से जदीद तर तरीके आजमाए जा रहे हैं। आपको पता है आला खान यूनिवर्सिटी अस्पताल जो है इट्स ऑलवेज अहेड कि कोई भी नई रिसर्च हो, नया तरीका हो, वो सबसे पहले ले आते हैं अपने पास। और इस जदीद तरीक़ाकार के तहत ये जो सिमुलेशन का तरीक़ाकार है, इसके तहत रोबोटिक्स की मदद से तलबा और डॉक्टर्स और नर्सेस को बताया जाता है कि किस तरह के हालात में किस तरह से ट्रीटमेंट देना है और क्या रिएक्ट करना है। अच्छा जी, सिमुलेशन वीक मनाया जा रहा है आला खान अस्पताल और यूनिवर्सिटी अस्पताल। इसी सिलसिले में हमारे पास 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे पास तला अहमद खान हैं, सिमुलेशन एनालिस्ट हैं, वैसे तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये सारे रोबोटिक्स किस तरह से काम करते हैं और जो इसकी मेडिकल साइड है वो देखती हैं डॉक्टर महक राजानी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं हमें थोड़ा सा मेडिकल साइंस के तनाजुर में समझाने के लिए कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो हम पहले किसके पास हैं? पहले डॉक्टर साहब आपके पास आ जाते हैं और आप हमें बताइए, समझ लेते हैं कि सिमुलेशन असल में है क्या है। सो बेसिकली हेल्थ केयर सिमुलेशन, बेसिकली सिमुलेशन बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। इट मीन्स टू रेप्लिकेट, किसी चीज़ को इमिटेट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। और हेल्थ केयर में इसका मीनिंग है कि बेसिकली आप जो पेशेंट केयर करते हैं, जो पेशेंट्स के ऊपर स्किल्स करते हैं, टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, उसको बेसिकली एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रिक्रिएट करना और उसमें स्टूडेंट्स और ट्रेनीज़ को सिखाना ताकि हम पेशेंट हार्म से जो है वो अवॉइड कर सकें। सो दिस इज़ ऑल। सो एक ज़माने में जब यानी कि हम सुनते थे और हमारे वो लोग, वो दोस्त, वो बड़े कज़न जो डॉक्टर बन रहे थे, वो डेड बॉडीज़ के ऊपर सारी सर्जरीज और सब कुछ परफॉर्म करते थे, तो क्या अब वो निज़ाम ख़त्म हो गया है या फिर उससे एक स्टेप अहेड अब ये रोबोट्स आ गए हैं और इसके ऊपर आप सारा कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम उस फेज से बाहर आ चुके हैं और वो ट्रेडिशनल तरीके से सिखाया जाता था। और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि एथिकल कंसर्न्स होते हैं कैडेवर्स पे परफॉर्म करना, और इतने ज़्यादा कैडेवर्स रेडीली अवेलेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ एथिकल इशूज़। तो सिमुलेशन, क्योंकि आर्टिफिशियल सिमुलेटर्स, डमीज़ जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, वो इतना रेडीली अवेलेबल है कि हम टेक्निक्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, बार बार ट्रेन कर सकते हैं जब तक कि वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते अपने स्किल परफॉर्मेंस के अंदर। कि ये एक ब्रिज है क्लासरूम ट्रेनिंग और फिर रियल लाइफ आप जो एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसमें। डेफिनेटली। अच्छा तलहा, आप बताइएगा कि आपका क्या जॉब है बेसिकली इसमें? यू ऑपरेट ऑल दिस और यू हेल्प देम विद दिस, आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, सो बिकॉज यू आर राइट ऑन दिस कि एक आप अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर एक गैप है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं,
they are not very efficient with the technology. तो here comes our role कि हम technicians का role, engineers का role कि how we operate this, how we made this possible कि अगर कोई scenario है तो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करी होगी। जाहिर है अगर मैथ्स पसंद होता तो डॉक्टर थोड़ी बनते। तो टेक्निकली आप बताएंगे डॉक्टर्स को कि क्या इसमें हो सकता है, इसके क्या फीचर्स हैं और उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर आफ्टर द वर्कशॉप हम इसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस भी रखनी होती है। दिस मस्ट बी अ वेरी एक्सपेंसिव डमी, बिकॉज अगर अब हम मैं चाहूँगा कि इस बेबी डमी के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें तो आप मैं पहले समझा था कि शायद ये जिस तरह से ना एक प्लास्टिक का सिलिकॉन किसी गुड़िया सी है और इट इज डेड एज इन it has no movement, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि now it has started moving and इसके cheeks and सांस और nose थोड़ा सा प्लीज अगर इसे हम क्लोज अप कर सकते हैं किसी कैमरे से तो प्लीज दिखा दीजिएगा फ्रंट से किसी तरह दिखाएं, बिकॉज अदरवाइज you won't be able to understand कि क्या कर रहा है दूर से। तो अच्छा अब तलहा आप हमें थोड़ा सा बताएं कि how does this function, how does this work? अच्छा, this is a newborn baby I can see. Exactly. So इसके दिस इज वन ऑफ द हाई फिडेलिटी सिमुलेटर। अच्छा, एक फिडेलिटी एक ऐसी टर्म है जो सिमुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है। दिस लुक्स स्कैरी। मैंने मैं क्लोज अप देखा है इसका स्क्रीन के ऊपर तो इज़न्ट इट क्यूट? आप इट इज क्यूट बट एट द सेम टाइम गुमान ऐसे होता है जैसे अभी देखिएगा, अभी देखते जाएं, ये देखिएगा This is a robot. बिल्कुल। तो अब जैसे आप कह रहे हैं तो इसकी जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, इफ यू कैन सी इसके चेस्ट मूवमेंट है तो इट्स लाइक अ रियल बेबी कि जिस तरह से चेस्ट अप और राइज हो रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन तरह इसको मेंटेन किस तरह किया जाता है? वो मुश्किल है इसकी मेंटेनेंस? आप ही देखते होंगे ना। बिल्कुल। इसके एक्चुअली हैं कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल जिससे हमने ये लिया हुआ है, तो उनकी गाइडलाइंस होती है। ऑन दिस बेबी यू हैव अ डमी, आप क्या करते हैं इस पे, क्या मदद कर सकता है आपकी? अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे करके दिखाइए। हाँ ठीक है। अब जैसे एक क्राइंग का एक बहुत नॉर्मल से एक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर आप देखें कि किस तरीके से ये रो सकता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर बेबी को फौरन ट्राई करना चाहिए ताकि उसको देखा जाए कि ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन मिले। मुझे नहीं बताया, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल। और अगर वो क्राई नहीं करता और आपको साउंड सही से नहीं आ रहे हैं तो उसके पर डिफरेंट स्कोर्स होते हैं और उसके हिसाब से आपने इंटरवीन करना होता है ताकि आप बेबी की लाइफ को सेव कर सकें। अभी आप ना ब्रेक में इसकी चेस्ट पे हाथ लगा कुछ हार्ट बीट चेक कर रहे थे, तो वो क्या साइंस थी सारी? अच्छा, इफ़ यू गोइंग टू द डेप्थ, हमारे जितने भी जो साउंड्स हैं, हार्ट साउंड्स हैं, लंग साउंड है, ब्रेथ साउंड है, वैसे बच्चों में भी होते हैं, तो वो सारे साउंड्स हम विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम इसको सुन सकते हैं। और फिर एक और फीचर है CPR का, जो रिससिटेशन देनी होती है। अगर कोई बिल्कुल समझने के पेशेंट क्रैश हो जाए, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाए, उसकी रेस्पिरेटरी रेट ख़त्म, तो सबसे एक ही प्रोसीजर है पूरी दुनिया में CPR का, वो किया जाता है। तो इसके अंदर भी हैव दिस कि हमारे पास अगर आप इसको फोकस कर लें ऑन द स्क्रीन कि इसके ऊपर पूरा फीडबैक मिल रहा होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक CPR देने की कोशिश करूं तो यू कैन सी ये वेव फॉर्म बन रही है, तो इट शुड बी इन द ग्रीन एरिया, तो ये मेरी CPR जो है वो सही जा रही है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिले करता हूँ या मैं इसको कम देता हूँ तो ये शैलो हो रही है। तो दिस हेल्प्स लर्नर कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि एक इफेक्टिव CPR किस तरह से दें बच्चे को, तो वो फिर रिवाइव हो। अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, मैं जरा हैरान हूं। बिल्कुल जी। सो बेसिकली जब हम रियल पेशेंट पे और जब रियल बेबीज़ को हम रिससिटेट करते हैं तो जाहिर है अगर आपने सीखा हुआ नहीं होगा तो यू माइट लूज द बेबी। सो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन प्रैक्टिस और आप अपना करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक राइट नहीं है, आपने हैंड प्लेसमेंट ठीक नहीं किया, आपकी डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ठीक नहीं है, तो आप इस सिमुलेटर और सॉफ्टवेयर के जरिए फीडबैक ले सकते हैं। इसको जरा ब्रीफली बताइएगा कि ये जो सिमुलेशन है हेल्थ केयर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। एंड आप जब तक ये समझते नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट है किसी स्किल को परफॉर्म करने के लिए, जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं जाते। तो anybody in Pakistan can come and get training from you guys? Yes, it's not just for AKU, but हमने throughout पाकिस्तान काफ़ी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। ये मुझे सुनना था कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में या ज़ेर तालीम हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, बलूचिस्तान में हो, लाहौर में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, आप कराची आके खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से ये हेल्थ केयर सिमुलेशन से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर महक, तलहा अहमद खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। कुछ सियासी बातें करनी है आपसे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होगी। इस बार ठोस और मजबूत फैसले होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को पूरा यकीन है, लेकिन फैसले क्या होंगे, ये एक अहम सवाल है। ये बॉल भी अब बड़ी अपोजिशन जमातों ही के कोर्ट में है और जमीयत उलमा इस्लाम की अगर हम बात करें तो इसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने
कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए ऑपोजिशन 20 तारीख को बैठेगी और ऑपोजिशन ने ही तय करना है कि उनका कितना हलवा खाने का मूड है, वरना सारा हलवा हुक्मरान ही खा जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ये साफ कहा, मगर इस बार दो टोक फैसले होने चाहिए। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। APC 20 तारीख तय है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बान है, तमाम अकाबरीन उसमें इकट्ठे होंगे और फिर मुझे उम्मीद है, जितनी मेरी गुफ्तगू हुई है तमाम लोगों से, लेकिन एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि जब तक बड़े ठोस किस्म के फैसले नहीं होंगे, रिवायती किस्म के फैसले और करारदादें, उसकी कोई इफादियत नहीं है इस वक्त। ज़रा रिवायात से हटकर हमें मजबूत फैसले करना है। उसकी शक्ल क्या हो सकती है वो फिर मैं वहाँ बताऊँगा आपको। नहीं, अपोजिशन 20 तारीख को बैठ रही है, तो उन्होंने तय करना है कि वो किस कदर हलवा खाने के मूड में है, वरना फिर तो सारा का सारा हलवा जो है वो हुक्मरानों के लिए रह जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने तौर पे तो ऐलान कर दिया है, लेकिन दोनों बड़ी जमातें खास तौर पर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खामोश नजर आती है। मेज़बान करार दी जाने वाली पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा सरगर्म नजर नहीं आ रही। कमाल नहीं है कि जो पैनल्टी होस्ट हैं वो ही इतने ज़्यादा पुरजोश नहीं है। पिछली दफ़ा भी ये हुआ था। अगर इन हालात में ये APC भी हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा बनती नजर नहीं आ रही। वैसे लेट्स सी क्या होता है, इसी पे बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब, मौलाना साहब ने तो ऐलान कर दिया कि इस APC में रिवायती नहीं मजबूत फैसले करना होंगे, तो क्या मुस्लिम लीग नून तैयार है इसके लिए? क्या आपकी नज़र में अब हुकूमत गिराने की तरफ हातमी मुहिम का वक्त आ गया है? अब जो APC होने जा रही है ये यकीनन एक नतीजा खेज़ APC होने जा रही है। वजह यह है कि लोग आज अगर APC में होने वाले फ़ैसले इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए नहीं होंगे तो लोग किसी तौर पर भी सियासी जमातों पर एतमाद नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर, शायद 25 दिसंबर ही हो या कोई और डेट, दिसंबर में इस्लामाबाद की तरफ तमाम सियासी दीनी जमातों को और कौम को मार्च करना है ताकि इन हुक्मरानों से जान छूटे, ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल से जो गुज़र रहा है और पाकिस्तान के अदारे जो गुज़र रहे हैं, अवाम जो गुज़र रहे हैं, इससे जान छुड़वाई जा सके। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, मौलाना ने तो ये बताया है कि इस APC की मेज़बान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, तो तासुर ये मिलता है कि ऐवान के अंदर दोनों बड़ी सियासी जमातें, ज़ाहिर है आपकी भी सियासी जमात बहुत बड़ी है, लेकिन लीड पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? मुस्लिम लीग नून क्यों पीछे हट गई है इससे? देखें, जहाँ तक आपका ये कहना है कि मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग तो अपने तौर पे फ़ैसला कर चुकी है APC में जाने से पहले कि हम अब फ़ैसला कौन राउंड खेलने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि आज अगर कौम के लिए हम खड़े ना हुए, इस मुश्किल में कौम को निकालने के लिए, और ख़ास तौर पर रियासत के अदारे कमज़ोर हो गए इन 2 सालों में, रियासत खुदा न खास्ता ख़तरे में ना आ जाए। जिस तरह मईशत गिर गई है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर दिया है, तो मुस्लिम लीग ने अपने फ़ैसले कर लिए हैं जो APC के प्लेटफार्म पे हम रखेंगे। बाकी APC जो मुतफ़िका फ़ैसला करेगी डेट का या तरीक़ेकार का, उस पर मुस्लिम लीग नून अपना पहले से कहीं ज़्यादा रोल अदा करेगी जो नज़र आएगा कौन। अच्छा चलें, पहले इस बात से हम ये तो अखज़ कर लें कि पहले आपके ख्याल में कम रोल अदा किया था, आपने कहा पहले से कहीं ज़्यादा रोल अदा करेंगे। ये बताइए कि हमज़ा शहबाज वाला जो मामला है, या शहबाज शरीफ के अहल खाना के वारंट जारी होना है, अब तो शहबाज शरीफ ख़ानदान के गिर्द घेरा ऐसा लग रहा है तंग होता जा रहा है, तो क्या अब भी वो मुफाहिमत के बजाय मुज़ाहिमत की तरफ आएंगे या फिर मुफाहिमत वाली पॉलिसी ही जारी रहेगी? जो तासुर है कि जी वो ज़रा मुफाहिमत पसंदाना रवैया अख्तियार करते हैं। नहीं, देखें, जहाँ तक ये तल्लक है इस बात का कि शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया, ये फैमिली तो एक ही है, शरीफ फैमिली है, वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा था या आज शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा था, तो मुझे कोई ये तो बता दे ये सवाल करने से पहले कि क्या हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो पिछले साल, सवा साल से कैद में नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ जो कुछ कहा जाता रहा और जो इस तरह वो कैद काट के आए,
क्या वो सबके सामने नहीं है? तो ये कहना कि आज उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, घेरा तो इन्होंने 3 साल से तंग किया हुआ है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। तो जहाँ तक मज़ामत का या तल्लक है मफामत का, तो हर पार्टी के अंदर मेंबर का अपनी एक राय, अपना एक तरीक़ाकार वो देता है। इसी तरह शहबाज शरीफ बतौर सदर भी अपनी एक राय रखते हैं, एक तरीक़ाकार उनका अपना है, मगर फ़ैसला कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, जो वो कर चुके हैं कि इस हुकूमत से अब जान छुड़ाना जो है वो लाजम है, ताकि इस कौम को कम अज़ कम सुकून दे सकें, इनको कोई रिलीफ मिल सके रियासत की तरफ से और रियासत भी महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद साहब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दे रहे थे। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन की जमातें उनमें यकसुई नज़र आती है नहीं। हाँ, क्या वो वाकई एक पेज पर हैं और किसी वाकई सीरियस अपोजिशन के मूड में या नहीं है? ओनली टाइम विल टेल दिस। सो इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू जाना जा रहा है और जो ब्लैक स्ट्राइप्स एंड लाइन्स हैं इसको भी कुछ गर्दाना जा रहा है। क्या एग्जैक्टली साइंसदान सोचते हैं आगे चलकर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मोटरवे ज़्यादती केस में पेशरफ्त के साथ CCPO ने भी मुतनाज़े बयान पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन पुलिस की परफॉर्मेंस पर अब भी सवालात बहुत हैं। मामला गिरफ्तारियों तक नहीं निपटेगा। ज़ाहिर है मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने के लिए पुलिस को अदालत के सामने भी एक मुकम्मल और मजबूत केस पेश करना होगा। वो जो हम प्रोसिक्यूशन, मजबूत प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं ना, वहाँ यहाँ वो तस्करा हो रहा है। मोटरवे ज़्यादती केस में एक मुल्ज़िम ने जुर्म का एतराफ़ कर दिया है। उस दिन फिर उसने बताया शफकत ने कि किस अंदाज से रात को एक गाड़ी आके वहाँ रुकी, हम उधर गए, हमने उसको देखा, उसके बाद हमने वो शीशे तोड़ के उन औरत को निकाल के मुतासरा औरत का जनाब उसके हाथ घनौना फेल खेला। और वहाँ पे जब शीशे तोड़े गए तो आबिद का हाथ जख्मी हुआ और उस आबिद के खून के कतरे जो है वो ड्राइविंग सीट के जो दरवाज़ा है वहाँ पे लगे। उधर से फिर ये सारी कार्रवाई आगे को चलती है, फिर जियो फेंसिंग के जरिए से, फिर नादरा की डेटा की इन्वेस्टिगेशन के जरिए से पंजाब पुलिस की 28 टीमों ने पंजाब के मुख्तलिफ इजला के अंदर, जिसमें दीपाल ओकाड़ा भी है, उसमें शेखुपुरा भी है, लाहौर भी है और बहावल नगर भी है, सारों पे जनाब उन्होंने दिन रात एक करके जो है वो मेहनत की और एंड रिजल्ट अल्लाह पाक के करम से आया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने ही एक इंटरव्यू में ज़्यादती के मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया दिया है। उन्होंने क्या कहा? दूसरी जानिब मुतनाज़े बयान पर कई रोज़ तक मज़म्मती बयानात आने के बाद बिल आखिर CCPO लाहौर उमर शेख ने माफ़ी मांग ली। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। हमने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। अच्छा, CCPO साहब ने माजरत कर ली, जिन्होंने माजरत कबूल करनी है होपफुली कर भी ली हो, लेकिन CCPO साहब का बयान उस माइंडसेट की बेसिकली निशानदही करता है जो हमारी पुलिस में भी होगा और जो हमारे माशरे के कुछ तबके में भी है। बेसिकली इस माइंडसेट से हमें तकलीफ है और इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अपोजिशन उमर शेख को ना हटाए जाने पर सख्त तनकीद भी कर रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने एक बयान में कहा कि बदनाम ज़माना अफसर को ना जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो हुकूमत उसका दिफा कर रही है। और कल कौमी असम्बली के इजलास में भी इसी वाक़े का जिक्र रहा। इस तरह का वाक़या कभी देखती आंखें और कानों ने नहीं सुना कि एक तरफ एक कौम की बेटी, उसके ऊपर बदतरीन बर्बरियत की गई, जुल्म के पहाड़ ढाए गए, और यहां पर एक बदनाम ज़माना पुलिस अफसर को लगवाया गया सिफारिश के ऊपर, और उसको फिर पूरी तरह उसके साथ खड़े होके तस्वीरें बनवाई गई। जनाब स्पीकर, ये कौम इस वाक़े को कभी भुला नहीं सकेगी। हमारे यहाँ ये बहस नहीं हो रही न निज़ाम के सुकम की, न मुजरिमों को सजा देने की, न उन खवातीन की जो पहले ही डर डर के घर से निकलती है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमारे यहाँ बहस ये हो रही है स्पीकर साहब कि यहाँ मोटरवे मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। मैं जवाब दे दूंगा
लेकिन क्या ये मैटर करता है कि ये वाकया कराची में हुआ है कि मोटरवे के एक जीटी रोड पे? क्या ये मैटर करता है कि मेरे जवाब से उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा? गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी CCPO उमर शेख के बयान पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं और एक मुलजिम की गिरफ्तारी मुस्बत पेशरफ तो ज़रूर है, लेकिन पुलिस का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसा केस बनाना होगा जिससे मुलजिमान को इबरतनाक सज़ा ज़रूर मिल सके। इसी पे हम बात करते हैं। PTI की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मुसर्रत चीमा साहिबा बहुत शुक्रिया। मुसर्रत चीमा साहिबा, जहाँ बहुत से पहलुओं पर गौर करते हैं, जहाँ हम मुख्तलिफ सज़ाएँ तजवीज़ कर रहे हैं, वहीं सबसे अहम बात रिफॉर्म्स की होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि पहले भी वाक़यात हुए, सज़ाएँ भी हुई, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलता। जब तक हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, जो PTI का सबसे बड़ा इंतखाबी नारा भी था, पुलिस रिफॉर्म्स, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को बेहतर बनाना, मजबूत बनाना, फिर अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना, उसमें बेहतरी लाना, तब तक ये मसाइल एक के बाद 2 साल का गैप आ सकता है, लेकिन ये वाक़यात परमानेंटली ख़त्म नहीं हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हम इसकी रूट कॉज तक पहुँचें। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आई टोटली एग्री विद यू एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिफॉर्म्स पे काम हो भी रहा है, लेकिन अब इसमें बड़ी तेज़ी आप देखेंगे इंशाल्लाह। अवाम और मीडिया खुद इस चीज़ को देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम स्पेसिफिक इस इंसिडेंट की बात करें तो खुदा का शुक्र मैं इसलिए बजा लाती हूँ कि आज इस लेजिस्लेशन जिसके बारे में बात करना भी अछूत समझा जाता था, आज हम उस लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों की, उन तमाम मकतबा फ़िक्र की जो इस लेजिस्लेशन की सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक कड़ी सज़ाएं नहीं होंगी, यानी कि ये तो अपनी नौयत का एक ऐसा केस था कि जिसमें हमने इसको पंजाब गवर्नमेंट ने एज ए टेस्ट केस लिया, कि जिसमें सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने उस जो मेरी बहन थी, हमने उसकी आइडेंटिटी को हमने सीगा राज में रखा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ट्रेजेडी हो जाती है, उसके बाद फिर जिस तरह से पूरी फैमिली और फिर जिस तरह से जो विक्टिम है वो मज़ीद विक्टिम बन जाता है। तो एक तो ये तरीक़ाकार कि अगर गॉड फॉरबिड हमें सबसे ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 प्रिवेंटिव, कि इस तरह के वाक़यात को होने से बचाने की जो पहली टूल है दैट इज़ लेजिस्लेशन स्ट्रॉन्ग किस्म की, उसकी तरफ तो हम जा रहे हैं। आगे निज़ाम की बात, बिल्कुल जी, ख़वातीन स्पेशली जो ख़वातीन से ज़्यादती के केसेस को आप ले लें या कोई भी ख़वातीन से रिलेटेड जुल्म और जबर के केसेस होंगे, उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी CCPO ने ऑल्दो माजरत कर ली है, लेकिन आई एम श्योर बहैसियत खातून आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ होगा, बड़ा एतराज़ रहा होगा उनके बयान पर। बिल्कुल, और मुसर्रत चीमा साहिबा आप भी खातून हैं, बहैसियत मैं खातून हूँ, और जितनी भी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड है, उन्हें गुस्सा है कि इतना इनसेंसिटिव बयान कोई कैसे दे सकता है, और फिर उस बयान की खुलकर मजम्मत ना करना, ये उससे भी ज़्यादा इनसेंसिटिव बात है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं उनके बयान से ना सिर्फ मैंने डिसएग्री किया, मुझे भी बिल्कुल उसी तरह ही लगा जैसे हर खातून ने उस चीज़ को फील किया, और ना सिर्फ मैंने कंडेम किया बल्कि बहुत बुरे तरीके से मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को इससे डिसएग्री किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट ओनली वन, एक आदमी के ऊपर बहस बहुत ज़्यादा हो गई, और क्योंकि मौका भी इस तरह का था तो इसलिए इट्स ओके। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ ये हुई कि हम तमाम ने जो इस माइंडसेट को रिजेक्ट किया, और बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट किया। इसकी ज़रूरत है, और चाहे कोई जिस मर्जी ओहदे पे बैठा हो, हम ये किसी को अलाउ नहीं कर सकते। और इसमें और ये जो टैबूज़ हैं ये हमने तोड़ने हैं, ये अच्छी बात हुई। मैं कोर्ट्स की भी शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने वैसे अपनी तरफ से सफाइयाँ देने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी तरीका मुनासिब नहीं था। सम टाइम ये होता है कि लोगों को मैं तो ये मार्जिन दे रही हूँ कि इफ़ ही वाज कंसिडरिंग हर एज ए डॉटर, के मेरे तो कसम भी खाई थी उन्होंने मीडिया टॉक पे। वैसे अगर कुछ भी मुनासिब नहीं था और कोर्ट को भी मुनासिब नहीं लगा था तो फिर उनको हटा दें आप लोग, क्या ख्याल है? उनका कंटेंट ठीक नहीं था। देखें, बात यह है कि आपकी मेजॉरिटी पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं वो इसी माइंडसेट के हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में इवन मोर देन 60 to 70% से भी ज्यादा की जो रेशो होगी वो इसी माइंडसेट की। उस 30% में से किसी को CCPO लगाएं ना, इस वाले माइंडसेट को आप दूर करें ताकि दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल लो। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहिबा, टाइम हमारे पास कम है लेकिन आपने वक्त निकाला, थैंक यू। माहिर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे हम रहनुमाई लेते हैं, फिर एक मजबूत प्रोसिक्यूशन
प्रोसिक्यूशन की भी बात हो रही है कि वो मजबूत केस कैसे बनाएगी पुलिस। तारड़ साहब, मोटरवे ज़्यादती केस एक ऐसा मामला है जिसने सबको ज़ाहिर है झंझोड़ कर रख दिया है, इसके कानूनी पहलू भी देखना होंगे। अब अगर एक मुल्ज़िम एतराज़ पे जुर्म कर लेता है तो पुलिस का केस कितना मजबूत हो जाता है? क्या ये एतराफ़ ही काफ़ी होगा या फिर शवाहिद सामने चाहिए होंगे? इस केस के, इस तरह के केसेस में DNA और फॉरेंसिक शहादतें बताइएगा, उनकी क्या अहमियत है? हमारे कानून में जो राजुल वक्त कानून हमारे यहाँ है और वो 150 साल पुराना कानून है, पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो शहादत में इस्तेमाल नहीं हो सकता। साबित ये हुआ कि अब पुलिस को इससे आगे बढ़ना होगा, शवाहिद इकट्ठे करना होंगे जो कि मौजूद हैं इस केस में, और उसमें आप जो मुतासरा खातून है उसका बयान होना चाहिए। मुतासरा खातून को इन लोगों से कन्फ्रंट यानी कि उनका आमना सामना होना चाहिए, जिसे हम शनाख्त परेड कहते हैं, और इनकी शनाख्त होनी चाहिए। जो दीगर शहादतें हैं वो भी इकट्ठी की जाए। तो उसके बाद तिब्बी शहादत यानी मेडिकल एविडेंस, खातून की जो विक्टिम है उनकी शहादत बड़ी पिवटल होगी। एक दो दफ़ा लोगों ने कहा कि अगर वो नहीं आती तो क्या होगा, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन बाहर कैफ सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को दिया गया जो इतराफ़ी बयान है वो सज़ा के लिए। अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इस तरह के जो केसेस हैं उनमें DNA फॉरेंसिक शहादतें बड़ी अहम मानी जाती हैं, और ख़ास तौर पर जब तफ्तीश के दौरान उनसे बड़ा काम भी लिया जाता है। अदालत में जाकर DNA और फॉरेंसिक शहादतों की हैसियत क्या है हमारे कवानीन के मुताबिक? जी देखिए, जो DNA और फोरेंसिक एविडेंस है बाहर कैफ, ये जो नया दौर है इसमें चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। आज से 100 साल पहले ये टेक्निक्स नहीं थी, जब कवानीन बनाए गए इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। DNA और फोरेंसिक एविडेंस को हमारे कानून शहादत ने आर्टिकल 164 ने इसको तस्लीम किया है कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो इस्तेमाल की जा सकती है। और भी कुछ कवानीन में तरामीम की गई हैं जिनकी वजह से ये जो DNA रिपोर्ट्स हैं और फोरेंसिक एविडेंस है ये अब काबिल कबूल शहादत है अदालत के लिए, और ये एक बड़ी, मैं समझता एक बुनियादी शहादत होगी इस केस में जो कि झूठ और सच का तयन करेगी। अच्छा तारड़ साहब, अब तक इस केस में डकैती और इज्तिमाई ज़्यादती का किया जाना सामने आ रहा है। इस नौइयत के केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल जी, हमारे यहाँ कवानीन में सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। जो ताज़ीरात पाकिस्तान हैं जिसे हम पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं, उसमें जो रेप है या जो ज़्यादती है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है जहाँ पे सिंगल एक्यूज़ड हो, और फिर उसको मज़ीद जो एग्रीवेटेड जो उसकी संगीन शक्ल है वो गैंग रेप की है। गैंग रेप के लिए बहुत ही जो सख्त सज़ा है, जो एक्चुअली हमारे जुडिशल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सबसे सख्त सज़ा है वो सज़ाए मौत है, वो तजवीज़ की गई है इस तरह के केसेस के लिए। और इन ऑल्टरनेट अगर अदालत ये समझे कि इस्तगासा अपना केस मुकम्मल तौर पे साबित तो कर चुका है लेकिन कहीं पे शकूक व शुबहात हैं या किसी एक मुल्ज़म की हद तक जो है वो गुंजाइश बनती है, जैसे जो वो लोग जो फैसिलिटेटर थे या जिन्होंने डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया लेकिन उनका गुनाह जो है वो अदालत को नज़र आता है शहादतों के ज़रिए, तो उनकी हद तक उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये पुलिस के लिए अब चैलेंज होगा कि वो कितना सख्त केस इस पर बनाती है ताकि सख्त से सख्त सज़ाएं हो सके। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आपको एक हम शॉट दिखाते हैं जो कि कल का है, वो आप सुनिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि ऐसे हसास मामले पर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि सियासत बड़ी चमकाई जा रही है, तो अब ऐसे हसास मामलात पर ऐसे बयानात क्या ठीक है नहीं, पहले सुनते हैं फिर फैसला, फिर आप ही फैसला करें, हम नहीं करेंगे। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये गैर मुनासिब होगा कहना इस मौके पर कि ये मोटरवे भी मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी। ये मोटरवेज गिनवाने का मौका तो नहीं है,
ये तो मौका है मुतासरा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत का, ये तो मौका है सवालात उठाने का कि क्यों ये वाक़या पेश आया, ये तो मौका है सवालात उठाने का कि किस तरह से करार वाकई सज़ा दिलाई जा सकती है मुजरिमों को। ये इंतहाई गैर मुनासिब बात थी और बिल्कुल मौका महल की मुनासिबत और ये तो मोटरवे की बात की और उस दिन से फोरेंसिक लैब्स की भी बात की जा रही है कि ये जो मुल्जिमात तक पहुंचे हैं ये तो फोरेंसिक लैब्स की वजह से पहुंचे और वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी। फिर उस पर फयाज चौहान साहब ने कह दिया कि वो तो मंजूरी परवेज इलाही साहब के दौर में दी गई थी। प्लीज एट दिस मोमेंट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो। अगर बनाई है बड़ी अच्छी बात है, जाहिर है इसीलिए बनाई थी कि आवाम को फ़ायदा हो। अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसको फिर अब रोज़ रीइटरेट किया जाएगा। आई वंडर उस पर चले उन्होंने तो कह दिया, उस पर तालियां जो बजाई ना, मुझे वो तालियां बजाने वालों पे ज्यादा ताज्जुब हो रहा था। साहब बैठे हुए थे, सारे लोग ही बैठे हुए थे, एंडोर्स किया इस बात को। खैर बड़ी अफसोस की बात है ऐसे मौकों पे बातें करना। इसी वाकये की हम बात कर लेते हैं। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ फनकारों ने कराची प्रेस क्लब पर गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया और मुजाहरे में शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता कई नामवर फनकारों ने शिरकत की। अदाकारा आयशा उमर ने कहा कि यहाँ कोई भी महफूज नहीं है और अगर हमने खौफ के साथ ही जीना है तो पुलिस फिर कहाँ पर मौजूद है। हाफिज ही अगर ये बताएं कि शहरी महफूज नहीं तो फिर उनका अपना क्या काम रह जाता है। तो बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया गया सिविल सोसाइटी की जानिब से भी और फनकारों की जानिब से भी। हम तेज तरीन ट्रायल की डिमांड कर रहे हैं। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि ज़ैनब के लिए भी हम एहतजाज के लिए आए थे। औरत अपनी इज्जत नहीं गंवाती, ज्यादती करने वाले की इज्जत जाती है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को भी ऐसे खतरात से आगाह रखना चाहिए। बड़ी बुशरा अंसारी साहब हमें नजर आई, काफ़ी लोग इसमें हमें पेश नजर आए और ये वाकई हमें अब तब्दीली लाना होगी अपने मौक़िफ़ में, अपने जुमलों में कि अगर किसी के साथ ये वाक़या होता है तो उसकी इस्मत दरी नहीं होती, उसकी इज़्ज़त नहीं जाती है। जिसने फेल किया है असल में वो अपनी इज़्ज़त गंवाता है। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में मेरा ख्याल है कि 15 दिन होने वाले होंगे बारिश को और अब भी ऐसे इलाके हैं जहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। आई एम टेलिंग यू। और वो जो खड्डे या प्लॉट्स बड़े बड़े या अनकंस्ट्रक्टेड एरिया में 3-3, 4-4 फुट पानी जमा हो गया था ना, अब वो मच्छरों की सेंचुरियाँ बन चुकी हैं। अब वहाँ पे बाकायदा कॉलोनीज आबाद हैं कि आप गाड़ी भी चला रहे हो या बाइक पे भी हो ना तो आपके मुंह पे आके मच्छर टकराएंगे या आपकी विंड स्क्रीन पे आपको मच्छरों की लाशें नजर आएंगी। ये हाल हो चुका है और वो जो बेहतरी के दावे वादे वो सब To be very honest, सड़कों का मुझे तो बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें होती नहीं है कि इस शहर में कभी हालात बेहतर होंगे भी। आप निकले तो अंदाजा यकीनन कराची के तमाम लोगों को तो हो जाता होगा। कराची के मसाइल के हल की चूंकि बहुत बात की जाती है तो कराची के मसाइल का हल सिर्फ एक मालियाती पैकेज नहीं है, ये तो सब जानते हैं। एक मुकम्मल इस्लाहाती प्रोग्राम की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने एक मुकम्मल तजावीज़ पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ कराची पेश किया है और ये चार्टर मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों, शहरी अमूर के माहिरीन, एडमिनिस्ट्रेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद तैयार किया गया है। चार्टर ऑफ कराची के चंद अहम नुकात कुछ ये हैं कि सबसे पहले शहरी हुकूमत को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा, फिर शहर के तमाम डिपार्टमेंट्स एक ही इदारे की निगरानी में होंगे और गैर मुतनाज़े मरदमशुमारी हो। और इस चार्टर में अभी तो हम मरदमशुमारी वाले मसले में फंसे हुए हैं। मतलब है कि तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर और उसकी क्या आबादी रिफ्लेक्ट की जाती है। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बानी और चेयरमैन मोहम्मद असफर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपको बड़ी उम्मीदें होंगी लेकिन एक तो बता दें जो चार्टर आपने बनाया है इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसमें कौन लोग हैं, ताकि हम भी ज़रा आपके साथ साथ उम्मीदें बांधें ना कि हाँ कुछ होगा। पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का और इस इशू को डिस्कस करने का। आजकल कराची में यही इशू है जो डिस्कस होता है और पूरे पाकिस्तान में इशू डिस्कस होता है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपका ऑफिस है, मैं इस जगह पे कोई पिछले 22 साल से आ रहा हूँ। जो हाल मैंने आज यहाँ पे देखा है, जो काला पानी और जिस तरह मैं छलांगे मारता हुआ प्रैक्टिकली यहाँ पे पहुँचा हूँ, दिस इज़ अ शॉक। और ये वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ। जो वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान है उसका ये हाल है तो आप बाकी शहर का हाल लगा सकते हैं। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंसिया है जिसमें कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लीडर्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 7 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है। और ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें तीनों फोर्सेस के सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं। और यहाँ हम डिफरेंट नेशनल इश्यूज़ पे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। 2017 में हमने रिवाइविंग कराची नेशनल डायलॉग किया था और उसमें हमने 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कराची की थी उनकी टॉप लीडरशिप को इनवाइट किया था। उनके साथ हम 2 दफ़ा बैठे और हमने एडवोकेसी की कि क्या कराची के मसले हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, इंक्लूडिंग द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। वो उस वक्त PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
अब हमने पिछले हफ्ते फिर वर्चुअल डायलॉग किया बिकॉज के जो इस वक्त शहर के कोविड की ऐसे हालात हैं, और ये भी नेशनल डायलॉग था। अगेन 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मुझसे किसी ने पूछा कि लास्ट जो आपने किया था उसका आउटकम क्या है, और मैंने कहा कि लास्ट का आउटकम ये है कि 3 साल बाद आज शहर फर्दर तबाही का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर कोलैप्स हो चुका है। कल मैं कराची के डिफरेंट इलाकों में मैंने विज़िट किया और अंदाज़ा हुआ कि जो आपके अच्छे इलाके थे कराची के, उनकी जो इस वक्त रोड और सीवरेज और जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का आप हाल देख लें, क्या है प्लान ने बना था ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ नाजिमाबाद फेडरल में एरिया, अब किस हाल में ये इलाके सबको पता है। असद साहब बात तो ये है कि समझ नहीं आता कि इसको शुरू कहाँ से करेंगे और ख़त्म कहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बारिश के पानी की निकासी या सीवेज लाइनें ठीक करते हैं, या कुछ हैं पॉइंट्स जहाँ से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए हमारा जो ग्रुप है, एक तो होता है ना कि आप बैठ के बातें करते रहें और रोते रहें, ये तो हमने अपनी जगह कर लिया, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप का, एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का रोल ये होता है कि आप एक एक्शन प्लान बनाएं और जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारे हैं, उन सब के साथ आप बैठ के उसमें उनको प्रेशराइज करें, उनके साथ आप बैठ के इसको वॉच डॉग के तौर पे देखें। तो ये जो चार्टर फॉर कराची है इसमें 17 पॉइंट्स हमारे हैं, और इसमें कोई एक पॉइंट भी नहीं है जो रॉकेट साइंस हो। ये वो पॉइंट है जो आज कराची के बच्चे को पता है। हमने इसको सिर्फ कंपाइल किया है या हमने एक रोड मैप दिया है, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं करते, हम पैकेज जो आया है 1100 इसका, तो वो हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन आप 5000 अरब का लेकर आ जाएँ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कराची का मसला इन पैकेजेस से सॉल्व नहीं होगा जब तक आप ओवरऑल सिस्टम को सही नहीं करेंगे। सॉरी टू कट यू, लेकिन आप जैसे 2017 की बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि आपने कराची को फर्दर डिक्लाइन हुआ है ना, फर्दर डिक्लाइन हुआ है। प्रैक्टिकली कुछ हो क्यों नहीं पाता फिर? चार्टर हो इसमें से नहीं पाता कि देखिए ना, जैसे हम एक तो सबसे बड़ा मसला, मैं बड़ा ओपनली ये बात कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ से कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो ये पॉलिटिकल हैं, हम हर अच्छे काम की तारीफ करते हैं, और जहाँ गलत काम होता है उस पर हम ये आवाज़ उठाते हैं, क्रिटिकल फीडबैक ना सिर्फ एब्सेंस में बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ फेस टू फेस बैठ के शेयर करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें नज़र आता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देख रहे। तो यहाँ पर अगर आपको कराची को सॉल्व करना है तो बातों से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए अब तो एक कराची आइट इस सदर मुमलिकत ममलिकत है, और हमेशा से देखें ना आपका जिस शहर में आपकी पॉपुलेशन, जो सेंसस जो आपका है वो 16 मिलियन पॉपुलेशन शो कर रहा है, ये ओवर 25 मिलियन है। जहां आप 10 मिलियन लोगों को काउंट ही ना करें तो उस शहर की आप क्या प्लानिंग बनाएंगे? उस शहर से आपकी सीरियसनेस का क्या वो है? तो आपको लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपनी विल, अपनी इंटेंशन क्लियर करनी होगी, अपनी जो नफरतें हैं, जो एक हेट स्पीचेस होती हैं, जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम होता है, जो विक्टिमाइजेशन होती है, उसको आपको ख़त्म करना होगा। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो मैं आवाज़ सुनता हूँ वो सुनता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो बड़ी करप्ट गवर्नमेंट है। कब तक इस नैरेटिव पे आप जिएंगे? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि वो इस सूबे की नुमाइंदा जमात है, उनके पास एक मैंडेट है, कराची का नहीं बट पूरे सूबे का मैंडेट है। और हम इसीलिए सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि आप सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करें। आप जो 47 to 50% कराची है वो उनके मेयर के इख्तियार में नहीं है। अब इन नारों से आगे आके प्रैक्टिकली सबको एक अम्ब्रेला के तहत बैठ के बात करें, मैंने इतने का अरब का पैकेज अनाउंस कर दिया, मैंने इतने का कर दिया, और फिर आपस में लड़ रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको मिल बैठना होगा। और मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछले दिनों भी, ये जब हमारा नेशनल डायलॉग हुआ था, कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, और आर्मी चीफ हमारे जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो ख़ुद तीनों मिलकर यहाँ पर आएँ। जो टॉप लीडरशिप यहाँ की है, कराची की पॉलिटिकल लीडरशिप और जो कंसर्न इदारे हैं, उनको एक टेबल पे बिठाएं, और आप घंटों के लिए बैठें, आप अगले दिन उठें, लेकिन जब आप उठें तो वहां से एक रेजोल्यूशन लेके उठें, और सिर्फ रेजोल्यूशन ना हो, कॉस्मेटिक सर्जरी ना हो, एक रियल सोल्यूशन पे आप बात करें, बिल्कुल, और आप लाइन ऑफ एक्शन पे बात करें। ये सब चीजें डूएबल हैं, ये सब चीजें डूएबल हैं, और हमने इसी मुल्क में शहरों को डेवलप होते हुए, बनते हुए देखा है। लाहौर की एग्जांपल हमारे सामने, इट इज अ मच बेटर एंड लिवेबल सिटी देन कराची। एंड कराची जो शहरों का शहर हुआ करता था, उसका क्या हाल है? असफी साहब, टाइम हमारे पास इतना ही कम है। थैंक यू। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह वी गोइंग टू सी यू टुमारो।